हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड मिनिस्टर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोड मैप इन 2024। हाँ जी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, क्या वो रिक्वायरमेंट है। हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं इंश्योर करूँगा कि वीडियो के एंड तक आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है। और देखो, मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको वेब डेवलपमेंट का डब्ल्यू भी नहीं पता, मतलब आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, ना तो आपको एचटीएमएल आता है, ना ही आपको सीएसएस जावास्क्रिप्ट, आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ चीजें करता हूँ क्लियर कि ये फुल स्टैक होता क्या है, जस्ट ब्रीफ में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो फुल स्टैक का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जो फ्रंट एंड भी देख रहा है और बैक एंड भी देख रहा है। ठीक है। तो उसे बोलते हैं फुल स्टैक, मतलब एक इंसान दो आदमी का काम कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो देखो यहाँ पे ना मैंने माइंड मैप कह सकते हो इसको, मैंने यहाँ पे बनाया है। मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, आपको अगर चाहिए होगा तो आप रेफर कर लेना। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। आई होप स्क्रीन विजिबल है मेरा। अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आपको टेक्स्ट छोटा या फिर बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप मेरे को कमेंट में करके बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव कर लूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ वेब। हाँ, आपको एक वेबसाइट कैसे काम करता है, ब्राउजर कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा डिटेल में। तो सबसे पहले आता है हाउ वेब वर्क, मतलब कि वेबसाइट जब काम करता है, जब आप हिट करते हो, यूआरएल कोई डालते हो और आप एंटर दबाते हो तो क्या होता है एक्चुअली, कैसे आईपी जो है वो रिजॉल्व होती है। उसके बाद है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और कैसे सर्वर रिस्पॉन्ड करता है उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है हाउ फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना, देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बैक एंड नहीं आती है अभी। ठीक है। आपको फ्रंट एंड भी नहीं आती, बट आपको एक ना ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि फ्रंट एंड होता क्या है, बैक एंड होता क्या है। तो मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं ना, तो फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर अपने ब्राउजर पे देखता है, जैसे कि बटन हो गया, इनपुट फील्ड हो गए, या फिर जितने भी विजुअल्स आपको दिखते हैं ना, वो आपके फ्रंट एंड के अंदर आता है। या फिर कोई आप एनिमेशन देखते हो, आप किसी चीज पे क्लिक करते हो तो कुछ चीज ओपन होता है जैसे कि पॉपअप वगैरह, तो वो आपके फ्रंट एंड के अंदर आता है। अब इसमें बैक एंड क्या होता है, आपने कुछ चीज करा, लेट्स सपोज आपने एक फॉर्म फिलअप करा और वो फॉर्म जो है किसी एक पर्टिकुलर राउट पे गया, वहां पे वो फॉर्म का डेटा जो है वो डेटाबेस में सेव हुआ। तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, उसे कहते हैं बैकएंड। तो आपको फ्रंट एंड और बैकएंड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं एज्यूम करता हूँ कि बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गए आपके फंडामेंटल्स ऑफ वेब। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। ठीक है। तो आपको पढ़ना हो तो ब्राउजर के बिहेवियर के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये चीजें ना आप आगे भी पढ़ लोगे, बट इनिशियली आपको ये तीन चीजें जो है पढ़नी चाहिए। अब आते हैं फ्रंट एंड पे। हाँ जी, देखो मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ किसी को कि आपको फ्रंट एंड से स्टार्ट करना चाहिए, इसका रीजन है। देखो क्या होता है ना कि मैं मान के चलता हूँ, अगर आप एक नॉन प्रोग्रामर पर्सन हो, अगर आपको स्टार्टिंग में एक ऐसी लैंग्वेज पकड़ा दूं जैसे कि सी प्लस प्लस या फिर जावा, जिसमें आप कुछ भी करते हो वो ब्लैक स्क्रीन पे दिखता है या फिर वो आपके कंसोल में दिखता है, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको ना वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक नॉन प्रोग्रामर हो, अभी आप नॉन प्रोग्रामर हो, बट एट द एंड जब आप इस पूरे रोड मैप को कंप्लीट कर लोगे तो आप एक प्रॉपर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहोगे, फुल स्टैक इंजीनियर जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रंट एंड में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले आता है कि HTML सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, और सबसे इजी भी है। जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको HTML से स्टार्ट करना है। उसमें होते क्या क्या है, टैग्स होते हैं, आपको टैग्स पढ़ने की, मल्टीपल टाइप्स के टैग्स होते हैं। आप ना सिर्फ HTML टैग करके सर्च करोगे ना, आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे और फिर आप उसको पढ़ सकते हो। अब आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो क्या होता है ना कि हर एक टैग का अपना कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ए टैग की, तो उसमें क्या होता है कि href होता है, तो href आप इमेज में नहीं लगा सकते। तो ऐसे करके ना कुछ टैग का अपना स्पेशल एट्रीब्यूट भी होता है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है कि इमेज के अंदर SRC लगता है, अच्छा ए के अंदर href लगता है, अच्छा ये भी है। तो ऐसे करके ना आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इनपुट के अंदर टाइप होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके बारे में ना आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स में आपका HTML खत्म हो जाएगा। और देखो HTML में ना आपको सिर्फ ब्राउजर में चीजें दिखेगी, एक स्केलेटन दिखेगा। HTML का यूजुअली जो यूज होता है ना, वो एक प्रॉपर किसी पर्टिकुलर वेब पेज का जो स्केलेटन होता है उसे ही बनाने के लिए यूज किया जाता है। HTML से आपका स्केलेटन तो बन गया, अब उसको विजुअली अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि लोगों को पसंद आए, वो आपको यूज करना पड़ेगा CSS। आपको CSS में पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको सेलेक्टर्स पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उस प्रॉपर्टीज में क्या क्या वैल्यूज आती है वो पढ़ने हैं। आपको फ्लैक्स बॉक्स के बारे में पढ़ना है। हाँ जी, आप इसको मिस मत करना, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स जो होता है ना, जब आप CSS में रहते हो तो आपके ना आधे काम को ये यूं ही कर देता है। यूं समझ लो, आपने अगर एक बार फ्लैक्स बॉक्स सीख तो आप समझ लो 10% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया। आप अच्छे अच्छे डिजाइन को ना फ्लैक्स बॉक्स से बना दोगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद ग्रिड पढ़ना है। अब भैया आप कहोगे कि ग्रिड क्यों पढ़ना है, देखो कुछ जगह पे ना ग्रिड सुटेबल होता है, जहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स, देखो काम फ्लैक्स बॉक्स भी कर जाएगा पर उतना इफेक्टिव फ्लैक्स बॉक्स नहीं रहेगा जितना वहाँ पे ग्रिड रहेगा। तो आपको दोनों के बारे में पढ़ना है और आपको समझना है कि कहाँ
पे ग्रिड प्रॉपर यूज कर सकते हैं अच्छे से और कहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो आपको दोनों का यूज समझ के करना है। और देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, एनिमेशंस है, हर एक चीज है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पर मैं स्टार्टिंग में मानता हूँ कि आपको सीएसएस में एनिमेशन तक नहीं जाना है, आपको इतना चीज करना है कि बस आप एक अच्छा सा वेब पेज बना दो विदाउट एनिमेशन भी। अब आते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। देखो ये ना सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं। देखो सबसे ज्यादा जो है ना इस दुनिया में मोबाइल डिवाइस का यूजर है, तो आपको मोबाइल कंपैटिबल चीजें बनानी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। और उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। मतलब कि आपका जो वेब पेज है, आपका जो वेबसाइट है, वो अलग अलग डिवाइस पे जाके अलग अलग तरीके से दिखे, मतलब उसको एडजस्टमेंट करके आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है अलग अलग डिवाइस के लिए। तो आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक जब आप आ जाओगे ना तो आपका जो सीएसएस है वो एक अच्छे लेवल का हो जाएगा। आपने मीडिया क्वेरी पढ़ लिया, हाँ मीडिया क्वेरी जो है वो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए ही यूज होता है। आप चाहो तो मीडिया क्वेरी के बारे में सर्च कर सकते हो। अब उसके बाद आता है सीएसएस प्री प्रोसेसर। अब इसका मतलब क्या है? देखो सीएसएस को ना अच्छे तरीके से यूज करने के लिए आपको प्री प्रोसेसर के बारे में आना चाहिए। देखो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है कम्प्लीटली। आप चाहो तो यही काम वनीला सीएसएस से भी कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और इफेक्टिव हो सके, थोड़ा और इजी हो सके यूज करने के लिए, तो आप इसमें सास या फिर एससीएसएस या फिर लेस वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप सीख रहे हो प्री प्रोसेसर तो आप एससीएसएस से स्टार्ट कर लो, बेस्ड है। तो यहाँ पे आपका सीएसएस कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब मैं एक चीज यहाँ पे ना मेंशन करना भूल गया कि इतना करने के बाद ना आपको प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं। देखो क्योंकि जब आप बनाते हो ना प्रोजेक्ट तो आप एक्चुअल प्रॉब्लम में अटकते हो, आपको ना पॉसिबिलिटी दिखती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम भी आ सकता है इसमें, जो कि आपने जब उस चीज को सीख रहे होते हो ना तो आप उस टाइम पे उसे इग्नोर कर देते हो या फिर आप समझ नहीं पाते हो कि ये प्रॉब्लम आ भी सकती है, जो कि आपको एक्चुअल जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो उस टाइम पे आपको वो प्रॉब्लम दिखती है। तो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं सिर्फ फ्रंट एंड का। आप कुछ भी बनाओ, आप फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाओ, आप इंस्टाग्राम का क्लोन बनाओ, इवन आप एक टू डू ऐप का ही जो होता है ना यूआई, आप वही रेडी करो, आप एक फॉर्म ही बना लो, आप एक लॉगिन फॉर्म ही बना लो, बट आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, मैटर करता है कि आपको उस प्रोजेक्ट से कुछ सीखने को मिला। अगर एक चीज भी सीखने को मिली ना तो फिर भी आपका जो आप बना रहे हो प्रोजेक्ट वो वर्थ है। तो ये हो गया आपका सीएसएस का पार्ट। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट का। अब देखो आपने अपने वेबसाइट को एक अच्छा डिजाइन तो दे दिया, ठीक है, आपने एचटीएमएल यूज किया, आपने सीएसएस यूज किया, इसको यूज करके एक आपने प्रॉपर डिजाइन तो दे दिया, बट अब आप उसको फंक्शनल कैसे बनाएंगे? कैसे एक बटन पे क्लिक होगा तो एक मोडाल बॉक्स खुल के आएगा, या फिर एक मेन्यू बार के बटन पे क्लिक होगा तो मेन्यू बार दिखेगा। इस चीज के लिए आपको यूज करना है जावास्क्रिप्ट। अब इसमें आपको पढ़ने क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो गए। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर देखो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यदि कुछ हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन आप लगाते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है ना, अगर ये चीजें होती है तभी ये करो, वरना ना करो, वरना कुछ और करो, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसमें ये इफ एल्स इफ और एल्स आता है, और भी चीजें होती है इसमें, स्विच केस होता है, बट आपको अभी तक इतना रखना है क्योंकि आप काफी बिगिनर हो। अगर मैं आपको काफी ज्यादा बर्डन दे दूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओ। उसके बाद आता है लूप स्टेटमेंट। हाँ जी, लूप में क्या पढ़ना है? फॉर लूप पढ़ना है, फॉर ईच लूप पढ़ना है, व्हाइल लूप पढ़ना है, डू व्हाइल लूप पढ़ना है। तो ये था आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको पढ़ना है एरे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट फंक्शंस पढ़ने हैं आपको कि कैसे अपने आप कोड को सेपरेट कर सकते हो हर एक चीजों से, तो आपका कोड जो है रीडेबल रहेगा, मेंटेनेबल रहेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है ES6 के फीचर्स। हाँ जी, ES6 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं लोग। इसमें ना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको लेट और कॉन्स्ट के बारे में पढ़ना है और आपको वैर के बारे में पढ़ना है। हालांकि वैर जो है वो ES6 का फीचर नहीं है। उसके बाद एरो फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि एरो फंक्शन काम कैसे करता है ना, कैसे ये छोटा होता है, आप इसको कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि एरो फंक्शन को यूज करने का ना अलग अलग तरीका होता है, तो आपको वो भी पढ़ना है। प्रोमिसेस एंड असिंक का वेट पढ़ना है, इसमें प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिस रिजॉल्व कैसे होता है, रिजेक्ट कैसे होता है, कि इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। और ही देखो बहुत सारी टॉपिक है, अगर मैं एक एक करके लिस्ट करने लग जाऊँ ना तो आपको लगेगा कि क्या ही बोल दिया, पर मैंने जितना बोला है ना आपको इतने करने हैं अभी, कि आपको ना इन सब चीजों को करने के बाद एक बार फिर से जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। हाँ जी, और वो एक्सट्रीम लेवल का होगा। बाकी जो अगर आप पढ़ लोगे ना तो आप इनफ हो जाओगे कि आप आगे मूव कर सको, आपकी जो चीजें हैं वो प्रॉपर बनने लग जाएंगी, आपकी जो लॉजिक्स हैं वो क्लिक होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जाना है यूआई लाइब्रेरी पे। हाँ जी, ये कुछ नहीं होता, सीएसएस की आपको यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करती है, जैसे बूटस्ट्रैप हो गई या फिर टेलविंड सीएसएस हो गई है, तो आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी अगर आप 2024 में इस वीडियो को देख रहे हो ना या 25 में देख रहे हो तो सबसे बढ़िया ये होगा कि आप टेलविंड सीएसएस यूज करो, काफी ज्यादा वर्सेटाइल है और फ्लेक्सिबल भी है, आप अपने तरीके से हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, है ना, जो कि आप शायद बूटस्ट्रैप में नहीं कर सकते हो। उसके बाद आती है फ्रंट एंड लाइब्रेरी। हाँ जी, यहाँ पे ना बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या पढ़ें, क्योंकि फ्रंट एंड लाइब्रेरी में ना बहुत सी सारी चीजें आती है, जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गई, व्यू जेएस हो गई, एंगुलर हो गई। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है। एक तो होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का जो करंट ट्रेंड है ना वो क्या है, तो अभी चल रहा है रिएक्ट जेएस, तो आप चाहो तो इन दोनों को इग्नोर करके आप रिएक्ट जेएस पढ़ सकते हो। अब एक होता है कि
आपका जो कोई का भाई हो, दोस्त हो, कोई भी है, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो बंदा अपनी कंपनी में मुझे रेफरेंस दिला देगा, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, मैं बस एक एज्यूम करके बता रहा हूँ, तो आप एंगुलर सीख लो या फिर व्यू सीख लो, इसमें से कोई सा भी सीख लो जो उसके कंपनी में यूज हो रहा है। क्योंकि एट द एंड ना आपका गोल होना चाहिए कि जब पूरा मैं सीख लूँ ना तो मेरे पास एक जॉब हो, सीखने के बाद में जॉब अप्लाई करने के लायक हो सकूं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वाइजली चूज करो कि आपको रिएक्ट जेएस ज्यादा फायदा देगा या फिर एंगुलर। और अगर आपके पास कोई नहीं है, आपके पास रेफरेंस वगैरह कुछ ना, आपको जॉब खुद से हंट करनी है, तो मैं कहूंगा आप रिएक्ट जेएस आराम से सीख लो आंख मूंद के, और फिर आप आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आता है कि प्रोजेक्ट्स। हाँ, अब आप कहोगे कि भैया मैंने तो सीएसएस में बना लिया। अब जब आप इस प्रोजेक्ट को बनाओगे ना तो आप उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज करोगे। हाँ जी, आप जावास्क्रिप्ट भी यूज करोगे, या आप फ्रंट एंड लाइब्रेरी भी यूज करो, आप रिएक्ट का यूज करके भी बनाओ प्रोजेक्ट, जैसे कि टू डू एप्स हो गए, या फिर आप कह लो टिकटॉक टॉय हो गया, या फिर कुछ अच्छा सा आप यूआई बनाओ, किसी ई कॉमर्स का यूआई बनाओ, किसी सीआरएम का यूआई बनाओ। तो देखो अलग अलग वेरिएंट के ना यहाँ पे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या प्रोजेक्ट करने चाहिए और किस लेवल पे क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आप मेरे को कमेंट में करो। और देखो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, मतलब आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अब आते हैं वर्जन कंट्रोल्स। अब क्या होता है ना कि मान लो आपने एक बनाया प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, और आपने जो चेंज करा ना, हो सकता है उसकी वजह से कुछ और चीजें खराब हो गई हो, और आप चाह रहे हो कि यार काश ऐसा होता कि मैं अपने पिछले वर्जन पे जा सकता। पिछले वर्जन इन द सेंस कि मैं पिछले जो मेरा कोड जितना काम कर रहा था मैं उस पे वापस आ सकता हूँ और फिर वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप गिट यूज नहीं करते हो ना, या फिर कोई आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज नहीं करते हो ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप गिट यूज करते हो तो आप ना अलग अलग जगह पे कमिट कर सकते हो चीजों को, और सेव कर सकते हो, एक पॉइंट बना सकते हो कि आप जब भी चाहो ना तो उस पॉइंट पे वापस आओगे और आपको वही सारी चीजें मिलेगी, वही सारी फाइल, वही सारी चीजें, एक एक टेक्स्ट जो होता है ना वो आपको एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही मिलेगा। इससे क्या होता है कि मान लो आपने स्टार्ट करा, आपने एक फीचर्स बनाना चाहा और आपने काम भी करा काफी हद तक, और फिर आप अलग अलग जगह पे ना बेसिकली क्या होता है कि आप उसको कमिट करते चले गए। मतलब एक आपने एंड पॉइंट बनाते ही रहे कि अच्छा यहाँ मैंने सेव करा, यहाँ पे ये काम करा, ये सेव करा। तो मान लो किसी एक स्टेज पे ऐसा हुआ ना कि आपने कुछ करने की कोशिश करी, उसके वजह से ना काफी सारी चीजें खराब हो गई और आप काफी ज्यादा मेसअप वहां पे कर चुके हो, और आप अब ये चाह रहे हो कि शायद मैं पिछले पॉइंट पे जाऊं जहां पे सारी चीजें सही चल रही थी। तो ऐसे में अगर आप गिट यूज करते हो ना तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप गिट यूज करो, और कोड स्टोर करने के लिए गिटहब यूज करो। हाँ जी, आपको ये चीजें फ्रंट एंड से ही करनी है कि आप अपने कोड को गिटहब पे स्टोर करो। देखो इन दोनों को मिला करके चीजें करनी है। थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा ट्यूटोरियल्स कि वर्जन कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं, गिट कैसे काम करता है, गिटहब कैसे काम करता है, और आप चीजें सीख जाओगे एट द एंड। कुल मिला के बात यह है कि आपको अपने कोड को ना अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना है। हाँ जी, अब आते हैं बैक एंड पे, यानी कि एक फुल स्टैक को कंप्लीट होने के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही चाहिए। आपने फ्रंट एंड तो कंप्लीट कर लिया, अब देखो यहाँ तक जो चीजें आपने सीखी है ना, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है बहुत सारे बंदे होंगे जिसको पसंद होगा कि हाँ मैं तो फ्रंट एंड डेवलपर बनूंगा, मुझे तो यूआई बनाने में मजा आ रहा है बस। तो आप यहीं पे चीजें छोड़ सकते हो, बना लो अच्छे नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट, और आप इसको प्रैक्टिस करते हो और आप अच्छे बन जाओगे। कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि नहीं अब मुझे बैकएंड भी सीखना है, कि बैकएंड कैसे काम करता है, बैकएंड बनता कैसे है। वैसे केस में आपको क्या करना है कि आपको एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ना है और आपको चूज करना है बैकएंड। हाँ जी, अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, किस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको बैकएंड करना है। यहाँ पे आप ना आपको बहुत वैरायटी ऑफ लैंग्वेज मिल जाती है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगिनर नोड, पाइथन या फिर पीएचपी स्टार्ट करनी है। देखो अब यहाँ पर ना आपको चीज समझनी पड़ेगी, आपको एक लैंग्वेज वाइजली चूज करने हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ट्रेंडिंग चीजें फॉलो करो तो मैं कहूंगा भैया नोड जेएस पकड़ लो, आप आराम से आगे बढ़ जाओ अभी के लिए। बाकी आप बाद में पाइथन भी सीख लो, बाद में पीएचपी भी सीख लो और जावा भी सीख लो, तो अलग अलग चीजें हैं, आप बाद में कर सकते हो। बट अगर आप चाह रहे हो कि आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाए, आपको जॉब चाहिए, ऑलरेडी अगर डिले हो चुका है या फिर आप फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका रेज्यूमे जो है अच्छे तरीके से दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, नोड जेएस चूज कर लो और आगे बढ़ जाओ आराम से। अब देखो यहाँ पे ना आप कोई सा भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज करो, आपको दो चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली फाइल बेस्ड राउटिंग वगैरह होती है, और जो भी चीजें होती है ना वो क्या होती है कि सर्वर साइड से ही रेंडर होके आती है। और उसके बाद आपको सीखना है एपीआई डेवलपमेंट। देखो एपीआई डेवलपमेंट भी ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते, और अगर आपने इसको स्किप कर दिया ना तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि देखो कुछ जगह पे ऐसी होती है ना कि जहाँ पे आपको सिर्फ एपीआई बनाने होते हैं, आपको रेंडरिंग वगैरह के बारे में नहीं देखना होता है कि आपको एचटीएमएल जनरेट करके भेजना है कि क्या करना है नहीं करना है। आपको एपीआई बना के भेजना होता है, बेसिकली रेस्ट एपीआई, ग्राफ क्यूएल या फिर किसी तरह का एपीआई। रिकमेंड करूंगा आप अगर बिगिनर हो तो रेस्ट एपीआई से स्टार्ट करो, आप रेस्ट एपीआई बनाना सीखो, और आपको ना यहाँ पे काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो।
सकते हो। ये हो गया आपका एपीआई डेवलपमेंट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपने सीख ली, एपीआई डेवलपमेंट भी आपने सीख लिया, पर यहाँ पे एक और कैच है, शायद मैं इस फ्लो को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया, बट मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने लैंग्वेज सीखा ना, तो लैंग्वेज तो आपने सीख लिया, लैंग्वेज सीखने के बाद आपको एक डेटाबेस भी पिक करना पड़ेगा। हाँ जी, डेटाबेस पिक करना है, क्योंकि देखो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं ना, डेटाबेस का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हो। हाँ जी, आप अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हो और जब भी आप चाहो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, तो इसलिए आपको डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। अब इसमें ना आपके पास दो चॉइस है, एक तो है एसक्यूएल यूज कर लो जो कि रिलेशनल डेटाबेस है, और एक है कि आप मोंगोडीबी यूज कर लो। एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दो ही के साथ जाओ। अगर आप एसक्यूएल के साथ स्टार्ट करते हो तो आपको इसमें तीन चीजें पढ़नी है। तो आपको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सब ऑपरेशंस कैसे होता है एसक्यूएल के अंदर, क्वेरी कैसे चलाई जाती है, सेलेक्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ज्वाइंस क्या होता है, कीज क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, आपको उसके बारे में पढ़ना है। मोंगोडीबी में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, इसमें भी आपको रीड, अपडेट, डिलीट, क्रिएट ये सब पढ़ना है। सर्चिंग पढ़नी है कि सर्च कैसे करते हैं, और सर्च आपको इसमें भी पढ़ना है, वाइल्ड कार्ड वगैरह, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे देखना है एग्रीगेशन पाइपलाइन। हाँ जी, मोंगोडीबी में ना एग्रीगेशन पाइपलाइन जैसी चीजें होती है, जैसे आप यहाँ पे देखते हो ना ज्वाइंट लगाते हो, तो वहाँ पे आप एग्रीगेशन पाइपलाइन लगा करके चीजें मंगाते हो अलग अलग टेबल से, अलग अलग कलेक्शन से। तो आपको मोंगोडीबी या फिर एसक्यूएल में से किसी एक के साथ आगे बढ़ना है, और फिर आप इसको यहाँ पे यूज करके आप यहाँ पर एपीआई डेवलपमेंट या फिर सर्वर साइड रेंडरिंग करोगे। तो ऐसे करके ना आपका क्या होगा कि बैकएंड में जो है चीजें होगी। तो यहाँ पे जब आप ऐसी चीजें कर लोगे ना, तो आपको बनाना है प्रोजेक्ट्स, चाहे आप सर्वर साइड रेंडरिंग का कोई ऐप बनाओ, खुद का ब्लॉगिंग ऐप बनाओ, या फिर कोई ई कॉमर्स का एपीआई लिखो आप, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपका एपीआई डेवलपमेंट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो मैं आपको ना सिंपल सी चीजें बताता हूँ कि आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, आप सिर्फ इतना लिखो मनस्टैक प्रोजेक्ट, आपको वहां पे बहुत सारे मिल जाएंगे प्रोजेक्ट। आप किसी एक वीडियो को स्टार्ट करो और उसको कंप्लीट करो। देखो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखो कैसे बना रहे हैं आप, डिट्टो बनाओ भाई, आपको कुछ इनोवेटिव करने की जरूरत नहीं है उसमें। इनोवेटिव करना आप खुद से सीख जाओगे जब आपको एक बार चीजें ना कंप्लीट बनानी आ जाए। बनाओ प्रोजेक्ट्स, आप उसको रिज्यूमे में ऐड करो, और फिर उस यूट्यूब के बाद जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करा है बनाने को, जो आप YouTube से देख के बना रहे हो, उसको बनाने के बाद जब वो पूरा कंप्लीट हो जाए ना, तब आप वहां से ना अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि आप इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो। आपने जो वहां से देख के बनाया वो तो काफी है, पर आप इसमें अपना क्या लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने जो अब तक सीखी है ना चीजें, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे। तो ये चीजें हैं। तो आपको बैकएंड में प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, और इस तरह से क्या होगा, आपका फ्रंट एंड बैक एंड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप बैक एंड कर लोगे ना यहाँ तक, तो आप बन चुके हो कंप्लीट फुल स्टैक इंजीनियर। अब आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितने प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो उतने प्रोजेक्ट बनाओ। अब देखो प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे सिंपल सी चीजें हैं। प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रॉब्लम में फंसोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चैट जीपीटी करोगे, गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, आपको बहुत सी सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेगी ना, जो शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, या फिर कोई बंदा जो आप बता रहा है यूट्यूब पे कि कैसे बनाए प्रोजेक्ट, वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस ना करे। बट जब आप खुद से बनाओगे ना चीजों को, और देखो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जो आने ही आनी है, और अगर आपने उसको मल्टीपल बार फेस करा है ना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, तो आपको पता है कि ये सॉल्व कैसे होगा, फट से कर दोगे। उसको बोलते हैं एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर। खास बंदा नहीं होता, वही होता जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का ना एक्सपीरियंस होता है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का नॉलेज होता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम है इसको ऐसे, तो ऐसे करके उसका एक्सपीरियंस बनता है। ठीक है, तो आपको भी प्रोजेक्ट्स करने हैं, और एट द एंड क्या करना है, डू योर प्रोजेक्ट्स लाइव। हाँ जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किसी को नहीं पता कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। इवन आप अगर रिज्यूमे में लिख दो ना कि मैंने ये बनाया, मैंने ई कॉमर्स बनाया, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाया, मैंने टू डू ऐप बनाया, मैंने वेदर ऐप बनाया, किसी को नहीं पता आपने क्या बनाया अनटिल अनलेस आप उन्हें दिखाओ। आप अपने रिज्यूमे में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लिंक डालो, और वेबसाइट का नाम मेंशन करो, प्रोजेक्ट का जो नाम है वो मेंशन करो, टेक स्टैक क्या आपने उसमें यूज करा वो मेंशन करो, और सामने वाले को बताओ कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, वो दिख कैसा रहा है। तो एक ना अच्छा इंप्रेशन जाता है। अगर आप देखो, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप लिंक डालते हो ना उसमें, तो सामने वाला देखता है कि अच्छा आपने जो है आपने इसमें ये डाला है, ये डाला है। तो देखो इससे क्या होता है ना कि सामने वाले को ना आपके बारे में पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, आपका जो नॉलेज लेवल है ना वो कितना है। तो ऐसे में क्या होता है, एचआर वगैरह आपको इजीली कांटेक्ट करते हैं, और उनका ना डिसीजन जो होता है ना जल्दी बन पाता है कि हाँ मुझे तो ये बंदा चाहिए, क्योंकि इसने इतनी सारी चीजें लाइव कर रखी है, इसने दिखा रखा है। कुल मिला के बात यह है कि वो बंदा आपके काम को देख रहा है, उसे आपका काम पसंद आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा, फिर आप इंटरव्यू क्रैक करके जॉब ले सकते हो। तो कुल मिला के टोटल बात ये है। तो ये था फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोड मैप इन 2024। अगर आप 2025 में भी देख रहे हो ना, तो आई होप कि ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। अगर होगा तो मैं उसे अपडेट करके फिर से नया बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस वीडियो पे अभी तक हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, आपको चीजें समझ में आई है, और अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई ना, तो आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं आई, इस चीज पे प्रॉपर एक वीडियो बन सकता है। आप मेरे को बताओ, मैं उस पर आपको प्रॉपर एक वीडियो शूट करके दूंगा, आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या करना है, आपको कैसे करना है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो,
और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। हाँ जी, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चैनल काफ़ी नया है और आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। और ऐसे-ऐसे कंटेंट अगर आपको चाहिए जो कि आपको यूट्यूब पे रेयर ही मिलेगा, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो और फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।